गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग हफ्ता, खूब एक्शन पैक, बहुत सारे नंबर्स, रिजल्ट्स आने निफ्टी के 9, वायदा के 25 में से काउंट कर रहा था कल रात में बैठा हुआ, और फिर बहुत सारे कैश मार्केट के नंबर्स, प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन पे फोकस होगा। तो एक्शन भरपूर रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो एफआई के मूड और सेंटिमेंट पे। अरे लगातार बिकवाली, और फ्राइडे को तो 3000 करोड़ से ज्यादा की, 3000 क्या, ऑलमोस्ट 4000 गई, 3800 करोड़ रुपए की बिकवाली फ्राइडे को कर डाली थी कैश मार्केट में। तो ऐसे में एफआई के मूड सेंटिमेंट के बैरोमीटर पे खास तौर पे नजर रखेंगे। क्विकली जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपकी स्क्रीन पर। यूएस पे फ्राइडे को दबाव था, पर ऐसा कुछ नहीं कि हम डाइजेस्ट करके नहीं गए थे। जितना हमने 3:30 बजे फ्राइडे को यूएस डाउ फ्यूचर्स के थ्रू मंदी को पचाया था, उतनी ही कमजोरी फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में देखने को मिली। पर अच्छी बात कि आज सुबह का डाउ फ्यूचर बढ़िया मूड दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर 100-150 पॉइंट की तेजी के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ नजर आएगा। हमारे यहां भी कुछ खबरें हैं, तो सबके बीच में एसजीएक्स निफ्टी जो है 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ आज मंडे के दिन शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। ऐसे में ग्राउंड तो बढ़िया है। अगर बल्ले पे बॉल आ गई तो जाएगी तो बाउंड्री तक, लेकिन बल्ले पे आएगी कि नहीं आएगी वो पिच रिपोर्ट नीरज से जान ली जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैट लाए हो क्या? हैट तो हम लोग जब मैदान पे आएंगे तब लाएंगे। बैट में ले आया हूँ, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे ना तब दिखाएंगे। पिच रिपोर्ट आशीष आज की जो है ना, वो इंटरेस्टिंग मुझे 2 फैक्टर्स पे लग रही है। एक तो जो नंबर्स जीएसटी के हैं उसमें खास तौर पे आप देखिए तो महाराष्ट्र से बहुत अच्छा कलेक्शन आया है। तो जो बिजनेस हब है वहाँ से एक्टिविटीज़ बहुत तेज हुई, तो नंबर बढ़ के भी आया और उसकी वजह से अच्छा है। दूसरा जो ऑटो नंबर्स को अगर आप गौर से देखिए तो ज़्यादातर कंपैरिजन लोग वाई करके चल रहे हैं, पिछले साल के समय और इस साल के इस समय। तो आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, हालांकि स्लोअर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पटरी पे चीज़ें लौट रही हैं और न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रही हैं। yes. तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑटो नंबर्स एक प्ले करेंगे। तीसरा एक फैक्टर है, कोर डेटा आया था, 8 इंडस्ट्रीज का कोर डेटा आया था वीकेंड के दौरान, मतलब फ्राइडे इवनिंग को आया था वो। उसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 3 फैक्टर मुझे लगता है मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, यहाँ पे मजबूती देंगे। बस ये एफआईआई वाले जो है ना, यही सब थोड़ा सा गड़बड़ करते रहते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। तो मैं तो भाई लॉन्ग साइड में हूँ, लेकिन 2-3 नतीजे बहुत ही खराब आए हैं, तो वहां पे मेरी सेल कॉल भी है। हाँ, अच्छा 2 सवाल मेरे। एक तो ये डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद हमारे यहाँ वेव 3, कुछ लोगों ने कहा था भाई वेव 3 तो हिंदुस्तान में शुरू हो गया। ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं, वेव 3। और दूसरा, वो महाराष्ट्र में अनलॉक की बात कर रहे थे कि अनाउंसमेंट आ जाएगा, सीएम साहब और रिलीफ दे देंगे। वो अभी ऐसा अनाउंसमेंट अभी अवेटेड है। हाँ, अनाउंसमेंट अभी नहीं आया है, डिटेलिंग नहीं हुई है महाराष्ट्र में और ओपन अप की, तो वो हम लोग इंतजार के, हमारे ख्याल में आज आना चाहिए उसको। और जो थर्ड वेव की बात की जा रही, तो एक डॉक्टर्स का ग्रुप था हैदराबाद का जिसने स्टडी करके बताया था साइंटिफिकली कि 4 जुलाई से वो चालू हो चुकी है। तो धीरे धीरे वो उस रेंज में है, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि एज ऑन डेट करीब 48 करोड़ लोगों को वैक्सीन सिंगल डोज लग चुकी है। दूसरा, जब पिछली बार पैंडेमिक आया था, सेकेंड वेव जब बहुत भयानक हुआ था, तो मेरा भी मानना है कि जितने नंबर आपको पता है उसको 10x कर लीजिए, उतने लोगों को कोविड हुआ था। तो वो भी एक बार कोविड होने के बाद इम्यूनिटी ले चुके हैं। तो तकरीबन तुम्हारे देश के करीब 80-90 करोड़ लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई है। इसलिए थर्ड वेव को आपको इतना तेजी से डर नहीं दिख रहा है, और लगातार वैक्सीनेशन बढ़ता रहेगा, तो मुझे लगता है थर्ड वेव का जो डर था वो कम होता जाएगा। अरे वाह, अगर जुलाई 4 से आ गई और थर्ड वेव इतनी ढीली रही तो भगवान करे ठीक है, थर्ड वेव आ गई हो, खत्म हो जाए। वेव्स तो आनी है, ये पैंडेमिक नहीं है, ये चलता रहना है। तो अब हमें इसके साथ जीना है, वो अलग बात है। बस ये है कि हम वैक्सीनेशन वगैरह और हमारी इम्यूनिटी जो बूस्ट हो रही है उसके बाद एक नॉर्मल बीमारी की तरह होगा, हुएगा, चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा लोगों को। चलिए, ऐसी तो बातें होती रहेंगी। 10 के 10 बल्ले। अब मुझे भी रिजल्ट्स कुछ कमजोर दिखे थे, मैंने कहा सोचा हफ्ते का पहला दिन है, तेजी की तरफ ही रखते हैं मूड माहौल को। तो चलिए एक एक करके बता देता हूं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। पहला था सेरा सैनिटरी वेयर, बड़ी टिकट साइज वाला स्टॉक है, 4,500 रुपए के आसपास तो फ्राइडे को ही क्लोज हुआ था। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उस पर नहीं जा रहा हूं। साल के हाईज 4900 के, तो कुछ ऑफ हाईज था। फ्राइडे को तेजी थी स्टॉक में क्योंकि एक बहुत लार्ज ट्रेड हुआ था।
उस लार्ज ट्रेड में एक इन्वेस्टर ने एग्जिट करा और मेरे लिए लेकिन इंपॉर्टेंट हाईलाइट बना गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर चेक इन करता हुआ 2,60,000 शेयर्स इसी भाव के आसपास 4450 पे उन्होंने एक्यूमुलेट करें। तो वो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हाईलाइट था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे मार्की इन्वेस्टर सेरा सैनिटरी वेयर में एग्रेसिवली एंटर करता हुआ फ्राइडे के सेशन में। दूसरा, हम सबका चहेता और हम सब वाकिफ सब इस्तेमाल करते हैं भाई, IRCTC। अब IRCTC हाथ से निकल गया था भाई, 2300 रुपए का स्टॉक हो चुका था देखते देखते। तो अब अच्छी बात यह है कि भाई बोर्ड मीट जब स्केड्यूल्ड है 12 अगस्त को, तब रिजल्ट्स आने थे। रिजल्ट्स के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पे ये सेंटिमेंट बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हम सब जानते हैं पोर्टफोलियो में IRCTC ओन करना चाहिए, जिस तरह की नंबर 1 पोजीशन है अपने बिजनेस में उस कंपनी की, लेकिन हाथ से निकला जा रहा था। हम रिटेल की माइंडसेट में ऐसी होता है, अब वो स्प्लिट आ गया तो शायद अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, और इसी अफोर्डेबिलिटी इन द सेंस हम सबको लगेगा टिकट साइज छोटा लिया जाए, और यही रीजन है कि ये सेंटिमेंट किकर बनता है स्टॉक के लिए। इसलिए मुझे लगता है IRCTC शायद इवेंचुअली 2500 की तैयारी कर रहा है। आज के टारगेट इतने एग्रेसिव नहीं है, आज के 23,400 के टारगेट्स। टीटागढ़ वैगन्स अगड़ा स्टॉक बहुत दिनों बाद फीचर कर रहा है, हालांकि मैंने देखा स्टॉक अच्छी खासी तेजी पर है, तो ऐसा नहीं कि कोई मिस आउट किया हो, किसी ने ट्रेड लिया होगा लोगों ने। मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि टीटागढ़ मेरे लिए इस समय बहुत बढ़िया मेट्रो का प्ले है, वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले। क्योंकि पुणे मेट्रो से जब से ऑर्डर मिला था, मैं लगातार मेंशन करता रहा हूं इस स्टॉक को कि ये गेम बदल रहा है, गेम चेंजर है। इटली की कंपनी जब एक्वायर करी थी तो इसी पर्पज से टीटागढ़ वैगन्स ने एक्वायर करी थी कि इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे ये लोग। तो पहली, अच्छा, जो पुणे में करार हुआ था इनका मेट्रो ट्रेन्स के लिए, 3 ट्रेन्स इनको इटली में बनानी थी अपनी फैसिलिटी में। उसके बाद जो बाकी के 31 ट्रेन्स ये लोग देने वाले हैं वो टीटागढ़ की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनने थे। तो जो 3 ट्रेन में से एक ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई इटली से, तो वो काम आगे प्रोग्रेस करता हुआ मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। टीटागढ़ को रेडार पे रखेंगे। खैर सिर्फ ट्रेडिंग बैठा है इस समय, 82 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। चलिए, टीम की शुरुआत में हमने कहा था कि 2-3 नतीजे बहुत कमज़ोर आए। एक तो IDFC फर्स्ट बैंक, और काफ़ी ख़राब नंबर हैं इनके, स्लिपेजेस 2800 करोड़ के हो गए हैं। अगर आप रेशियो देखें साल भर का तो ये 10% से ऊपर निकल गया है। मैनेजमेंट बार बार ये भरोसा दिला रहा है कि हमने काफ़ी प्रोविजनिंग कर दी है, लेकिन वो लगातार प्रोविजनिंग चल रही है और दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो जो तिमाही दर तिमाही साल दर साल देखेंगे, एसेट क्वालिटी बहुत वीक हो रही है। नुकसान किया है कंपनी ने, 630 करोड़ का घाटा दिखाया है 93 करोड़ के प्रॉफिट के सामने। अनुमान था कि 85 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आना चाहिए, जो लॉस में कन्वर्ट हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज काफ़ी वीक रहेगा। और दूसरा बंधन बैंक है, इसमें भी असम का जो इनका कलेक्शन है वो बहुत ख़राब हुआ है, और वहाँ भी एसेट क्वालिटी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। तो ये एक दिक्कत है। अब इनका NPA भी आप देखिए, ग्रॉस NPA 6,500 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर दिक्कत, हालांकि ये स्टॉक बंधन बैंक काफ़ी कमज़ोर हुआ, ऊपर से काफ़ी गिरा है। तो मुझे नहीं पता और कितना नीचे जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बाई कॉल दे रही है। जब वो बहुत उम्मीद वाले होते हैं, BHEL में उनको 23 रुपये का टारगेट दिख रहा है और बंधन बैंक में 400 रुपये का टारगेट दिख रहा है। ये भी खैर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन नतीजे कमज़ोर हैं, फैक्ट पे रहिए। और तीसरा स्टॉक चोला इन्वेस्टमेंट, इसके भी नतीजे कमज़ोर हैं। व्हीकल फाइनेंस का धंधा जो है बहुत अच्छा नहीं चला है। अब शायद आगे ओपन अप हो तो उम्मीद होती हुई दिखेगी, लेकिन फिलहाल करंट नंबर ये दिखा रहे हैं कि जो NPAs हैं वो 4,500 करोड़ बढ़ के हो गए, जिसमें करीब 70% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये बुरा नंबर है यहाँ पे। हमें लगता है कि ये तीनों ही स्टॉक में आज वीकनेस देखने को मिलनी चाहिए। ना कभी कभी इनके टारगेट आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे सुमित उसने बता रहे थे जुबिलेंट फूडवर्क्स पे किसी ब्रोकरेज ने 1200-1300 रुपए का टारगेट दे रखा है। जिनके पास नहीं आया वो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भैया आ जाए, मजा आ जाएगा, इस बार छोड़ूंगा नहीं। तो ठीक है, लेकिन अच्छा, अब हर रोज टेक्नोलॉजी का तड़का जरूर टीम में रखता हूँ, क्योंकि आजकल वो पॉकेट पूरी लाइमलाइट में रहती है। तो पहला स्टॉक है सब यूनिक प्लेस, नजारा टेक। नजारा टेक का प्रॉफिटेबल क्वार्टर आ गया है, वीकेंड पे नंबर्स आए। आय में 45% साल दर साल का जंप, इबिटा लॉस 13 करोड़ का, उसके सामने 23-25 करोड़ रुपए के आसपास का इबिटा प्रॉफिट क्लॉक करा। नेट लॉस 28 करोड़ का होता था, 5-5.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट क्लॉक कर दिया है। तो एक टर्न अराउंड। लेकिन खैर मैनेजमेंट की कमेंट्री जब मैंने आईपीओ में बात करी थी सिमिलर है। वो कह रहे हैं प्रॉफिटेबल ग्रोथ ड्राइव करेंगे, पर अभी भी प्रायोरिटाइज करेंगे ग्रोथ को, अभी भी मार्केट शेयर गेन्स पे फोकस करेंगे, लेकिन कोशिश करते रहेंगे एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिलीवर करने की। कमेंट्री अच्छी है। मुझे लगता है नजारा टेक को रेडार पर रखिए, 1900 तक के टारगेट्स। अलंकित अगला स्टॉक,
ये कंपनी जो है ई गवर्नेंस और सेल ऑफ ई गवर्नेंस प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है। इस कंपनी को एमटीएनएल मुंबई से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके जो एमटीएनएल के एग्जिस्टिंग यूनिफाइड कॉल सेंटर्स हैं, तमाम सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके एडवांस परचेज ऑर्डर, उसके ऑपरेशन के लिए वो ऑर्डर इनके पास। दूसरा, मैंने जब लास्ट टाइम लिया तब भी मेंशन करा था कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भारत सरकार की जो है आयुष्मान भारत कार्ड रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए भी इम्पैनल करा गया है, यानी कि ये गेट पे बन जाएंगे वो प्रोसेस करने के लिए कार्ड। तो ये ई गवर्नेंस में अच्छी पकड़ बना रहे हैं इसलिए रडार पर, क्योंकि डिपेंडेबल भी इसी कड़ी में एक टेक्नोलॉजी स्टॉक है। उसके लिए इन्फोएज, वो भी स्क्रीन पे ले आइएगा। इन्फोएज मेरे कहने से या लॉजिकली मुझे समझ में नहीं आता जब मैं कहता हूं चले नहीं चले, लेकिन इवेंचुअली मैं मानता हूं ये वापस तेजी रिज्यूम होनी चाहिए, तो इसलिए डिपेंडेबल रखा है। हो सकता है आज ना चले, ठंडा पड़ा रहे, लेकिन यहां से अगर लिया तो मुझे लगता है इवेंचुअली तेजी। एक तो जोमेटो की लिस्टिंग बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर हुई थी, अच्छा वैल्यू अनलॉक हुआ इनके लिए और इनके पास जो वैल्यू है उसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छे हो गए। दूसरा, पॉलिसी बाजार अगला किकर है और पॉलिसी बाजार कहा जा रहा है 6000 करोड़ रुपए का आईपीओ, एक और मेगा आईपीओ लाइंड अप है इस कंपनी के सामने। पॉलिसी बाजार को रडार पर रखना है क्योंकि ये उनमें से इनकी इन्वेस्टिंग कंपनी है, बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी है। तो 6000 करोड़ रुपए के आसपास का मेगा आईपीओ पॉलिसी बाजार के 5.5 बिलियन से 6 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन की बात करी जा रही है। मुझे लगता है अब जैसे पॉलिसी बाजार की खबरें तूल पकड़ेंगी, इन्फोएज वापस रडार पर आना। जिनकी इन्वेस्टिंग कंपनीज दोनों तो गजब कर दिया, जोमेटो और दूसरा ये पॉलिसी बाजार, लेकिन इस बीच रडार पर रखिए स्टॉक को। मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम धीरे धीरे ये स्टॉक बनाएगा। करेक्ट। अच्छा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये टारगेट इतने आड़े टेढ़े क्यों देते हैं, तो मुझे लगता है अभी शैल जी आ चुके हैं यहाँ पे, स्टूडेंट चर्चा हो रही है कि ये स्प्लिट प्राइस है। 1 साल का टारगेट ये लोग लेके चलते हैं ना, तो अब स्प्लिट होके फिर इस लेवल पे आपको मिलेगा। तो ये दर्शक जो है उस लिहाज से भी इसको सोच सकते हैं। एनीवे, अगले 3 स्टॉक्स मेरे जो है वो ब्रोकिंग के हैं, एंजल ब्रोकिंग, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। आईसीआईसीआई डिपेंडेबल, तीनों एक साथ इसलिए बता रहा हूँ कि जो सप्ताह के दौरान बहुत ट्विटर पे चल रही थी, खबर आई ना कि आपको जो जब आप ऑर्डर डालते हैं तो उसको कैप कर दिया उन्होंने, तो अब आपको एक काम 2 बार करना पड़ेगा। तो जब आप एक काम 2 बार करेंगे तो आप ऑप्शन के जो काम कराते हैं उनको आप 2 बार फीस देंगे, तो इसलिए इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा इसमें। और ये एंजल और शेयर इंडिया ऑप्शंस के सबसे बड़े प्लेयर हैं कंट्री के, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी अब इसी लीग में आता हुआ दिख रहा है। डिस्काउंट ब्रोकर्स को तो काफ़ी फ़ायदा होगा, तो इसलिए इन तीनों स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह होगी। एंजल में 1210 का टारगेट, शेयर इंडिया में 550 का टारगेट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में 750 का टारगेट लेते हुए खरीदारी करेगा। आपका डिपेंडेबल हो गया तो आशीष जी ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, क्विक ब्रेक। बिल्कुल, ब्रेक ले लीजिए, मेरा डिपेंडेबल हो चुका है। ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स। यस, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट में हमने लिया है जेके टायर्स, और जेके टायर्स लेने के पीछे बिल्कुल साफ वजह यह है कि वीकेंड के दौरान ऑटो के नंबर्स आए हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि इम्प्रूवमेंट सीरियसली देखने को मिल रहा है, अनलॉक हुआ है, गाड़ियां बिकनी शुरू हो गई हैं, तो ये नंबर सजेस्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ से आगे का रास्ता बढ़िया। और आगे अब देखिए फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, तो अब यहाँ पे आपको पिकअप देखने को मिलेगा। अदरवाइज भी टायर कंपनीज़ को हमको याद है कि हमने आपको करीब 1.5 महीने पहले एक बार बताया था कि इन्होंने 12-13% की हाइक ली है। 1 मोर हाइक इज़ ऑन ऑफिंग, क्योंकि जो टायर की कंपनीज़ हैं उन्होंने भी ऑटो के साथ साथ अपनी प्राइसिंग यहाँ पे इंटैक्ट रखी है। शुरुआत में इन्होंने अपने प्रोडक्शन को घटा के प्राइस को मेंटेन किया था, अब प्रोडक्शन उसी लेवल पर रैंप अप करा है, लेकिन प्राइस भी ये राइज ले रहे हैं, तो इसलिए आपको इनको ध्यान रखना चाहिए। और नतीजे गवाह हैं कि ऑटो एंड सोल्ली के नंबर, आपने जीएनए एक्सेल्स के नंबर देखे होंगे, एक्साइड के नंबर देखे होंगे, शानदार नंबर कंपनीज पेश कर रही है। तो ऑटो में आप फोकस करिए। जेके टायर हमारी इसलिए पसंद है क्योंकि टायर कंपनियों को पीएलआई स्कीम का भी बहुत फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए जेके टायर में आपको लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। और इसी सेगमेंट की एक बहुत छोटी सी बियरिंग की कंपनी है एसएनएल बियरिंग्स। बैलेंस शीट देखेंगे आपको तो मन प्रसन्न हो जाएगा, इतनी बढ़िया फुटिंग पे कंपनी खड़ी हुई है, तो हमें लगता है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, इस हफ्ते नतीजों पे मैंने कहा था फोकस है, निफ्टी के, वायदा बाजार के, और उसमें भी एक और चीज इंटरेस्टिंग है। इस हफ्ते फोकस में सरकारी बैंक्स। आज आना है पीएनबी, मैं पहला दिखा दिया स्टॉक डायरेक्टर साहब, फ्री हिट के तौर पे बैंक ऑफ इंडिया है। आज आना है पीएनबी के नंबर्स, कल है बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, वेडनेसडे को एसबीआई, सैटरडे को बैंक ऑफ बड़ौदा। और इन सब नंबर्स से पहले हुआ क्या, फ्राइडे को आपने देखा होगा फ्रेश हाईज, 52 हफ्तों के हाईज एसबीआई ने बनाए, छुए।
बैंक ऑफ इंडिया में भी आपने देखा एक्शन अब पिकअप होता हुआ। बैंक ऑफ इंडिया इसीलिए भी मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ध्यान रखें, बुक वैल्यू 127 रुपए की, स्टॉक खड़ा है 74-75 रुपए पे। बुक वैल्यू छोड़िए, साल के हाईज 101 के, ऑफ हाईज अच्छे खास, जब बाकी स्टॉक्स अब 52 के हाईज की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑफ हाईज 101 के साल के हाईज से कहीं नीचे कामकाज करता हुआ मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया को रडार पर रखेंगे। और इसी कड़ी में इंडियन ओवरसीज बैंक को भी स्क्रीन पर दिखाइएगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, सरकारी कंपनीज ने पैंडेमिक के बीच में FY21 में अब तक का सबसे तगड़े फंड्स मोबिलाइज करें, 58,700 करोड़ रुपीस अपने कैपिटल बेस को एनहांस करने के लिए। पीएनबी के आज नंबर्स आने हैं और उसमें कहा जा रहा है साल दर साल हो, क्यू ऑन क्यू स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा है एनआईआई और पैट का आंकड़ा बहुत स्ट्रांग होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जब नंबर्स आए थे वो भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर थे, इसलिए मुझे लग रहा है सरकारी बैंक रडार पे बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों में खरीदारी करने का मन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। क्विकली आपको आखिरी के 9th एंड 10th स्टॉक्स बता देते हैं। 9th स्टॉक्स है न्यूरेका और इसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। 250% इनका बढ़ा है, रेवेन्यूज 122 करोड़ के आसपास आया है और मुनाफा इनका 8 गुना बढ़ के 36 करोड़ रुपए आ गया है, जो पहले सिर्फ 3-4 करोड़ के आसपास था। और ईपीएस में 7 गुना की वृद्धि हुई है, 4.5 रुपये वाला ईपीएस अब हो गया है 36 रुपये 20 पैसे। नंबर बहुत ही दमदार है। हालांकि सर्किट इसका 5% का और हाई टिकट साइज है, तो मौका मिले तो आपका लॉटरी लग सकती है। और आखिरी स्टॉक है कॉनकॉर। कॉनकॉर इसलिए लिया है कि वीकेंड के दौरान कई सारी और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई और हमने जब शुक्रवार को मैनेजमेंट से बात की थी तो उन्होंने कहा था लैंड फीस का जो खर्चा पहले एक्सपेक्टेड 450 करोड़ का था, वो एक्चुअली सिर्फ 375 करोड़ खर्च होगा। इसीलिए टारगेट रेस कर दिए गए हैं। कोई 800 रुपये का टारगेट दे रहा, कोई 750 का टारगेट दे रहा। तो मुझे लगता है कि आज इसमें वो कंटिन्यू रहेगी। फ्राइडे को 5% चला था, आज इसमें फिर तेजी हो सकती है। एनसीएल इंडस्ट्रीज, क्योंकि कंसोर्शियम जहां पे इनके पास 50% हिस्सा है, उसको आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन से 1860 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और सिनेलाइन इंडिया इस हफ्ते ही 5 अगस्त यानी कि थर्सडे हो जाएगा, बोर्ड मीट है। रिजल्ट्स के साथ साथ भाई शेयर्स और वारंट्स प्रेफरेंशियल इशू करने की तैयारी। उससे पहले मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा हरकत में आएगा। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। मंडे का दिन 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ आगाज किया है। सेरा सैनिटरीवेयर, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने चेक इन करा है फ्राइडे के लार्ज ट्रेड में। IRCTC, जहां पे बोर्ड मीट में अब स्टॉक स्प्लिट पे विचार होगा। टीटागढ़ वैगन्स, वो मेट्रो की प्रोग्रेस के चलते, नजारा टेक के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल क्वार्टर के चलते, अलंकित जहां पे लगातार वो ई गवर्नेंस में प्रोजेक्ट से कंपनी बैक कर रही है। इन्फोएज, वो वैल्यू अनलॉक का पोटेंशियल जोमेटो के बाद अब पॉलिसी बाजार बड़ा चर्चा में बना हुआ, तो इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा है। 2 सरकारी बैंक, क्योंकि ये हफ्ते सरकारी बैंक्स के नतीजों के हैं और उससे पहले कुछ सरकारी बैंक्स बड़ी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे में एक बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक। एनसीएल इंडस्ट्रीज ऑर्डर बैक करने के चलते और सिनेलाइन इंडिया की बोर्ड मीट प्रेफरेंशियल इशू जारी करने पर उससे पहले खरीदारी करना। चलिए फटाफट मेरी टीम पर नजर डालिए और यहाँ पे खरीदारी के साथ साथ 3 स्टॉक्स यहाँ पे सेल साइड के हैं। आईडीएफसी, बंधन बैंक और चोला इन्वेस्टमेंट। तीनों के नतीजे काफ़ी वीक हैं, इसलिए इसमें सेल कॉल है। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के ट्रेड करिए। कई बार स्टॉक्स पलट जाते हैं, नहीं बेचते लोग, तेज़ी आ जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंजल ब्रोकिंग, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ और ICICI सिक्योरिटीज़ इसलिए लिया है कि जो ट्रेड में कैप लगाया उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्डर्स डालने पड़ेंगे, जो इनके लिए एक अच्छी खबर है। जेके टायर और SNL बियरिंग, चूँकि ऑटो सेल्स के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं और साथ ही साथ ऑटो एंसेसरीज के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। आपने देखा होगा GN XL साइड, तो मुझे लगता है इसमें इस सेक्टर में रडार पर रहना चाहिए। इसके साथ ही न्यूरेका ने बहुत ही शानदार नंबर पेश किए हैं, इस वजह से उसमें खरीदारी कर सकते हैं। और कॉनकॉर में मैनेजमेंट की इस क्लैरिफिकेशन के बाद कि उनका जो लैंड फीस है उस पर जो खर्च है वो तकरीबन करीब 75 करोड़ कम होगा अनुमान से, तो इसलिए उसको फ़ायदा और तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट उसमें बाइंग की सलाह दे रहे हैं।